क्या सुप्रीम कोर्ट ने हर होम मेकर के लिए 30,000 पर मंथ सैलरी फिक्स कर दी है? जो होम मेकर है, जो हाउस वाइफ है, उनकी तो कोई सैलरी नहीं होती, तो क्या उनके काम की कोई वैल्यू नहीं होती? होम मेकर की डेथ हो जाती है तो कंपनसेशन कैलकुलेट करते टाइम उनके घर के काम की वैल्यू 30,000 पर मंथ मानी जाएगी। कि जो हाउस वाइफ है उनके लिए 30,000 सैलरी, तो वो सैलरी जो देंगे वो हमें पति देंगे या हमें सरकार देगी? सुप्रीम कोर्ट ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम के केसेस में एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया है। 30,000 घर का काम करने वाली गृहिणी एज अ सैलरी डिजर्व करती है। इस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि होम मेकर की कंट्रीब्यूशन को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। यही तमाम बातें बीते एक हफ्ते से हम सब सुन रहे हैं, जब से सुप्रीम कोर्ट 30,000 रुपए की सैलरी और हाउस वाइफ्स, ये तीन शब्द हमने एक साथ खबरों में सुने हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला बोनस की खास पेशकश शक्ति की समृद्धि। ये जो आपने तमाम क्लिप देखी, सबसे पहले इनके पीछे की मेन खबर जान लेते हैं कि आखिर वो है क्या। गृहिणी और उनकी 30,000 रुपए की सैलरी, इन दोनों के बीच का जो मेन मुद्दा है वो क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों को लेकर ऐसा फैसला दिया है जो लाखों परिवारों की सोच बदल सकता है। कोर्ट ने कहा कि घर संभालने वाली महिलाएं सिर्फ हाउसवाइफ या उससे एक कदम बढ़कर होम मेकर नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माता हैं, क्योंकि उनका योगदान पूरे परिवार और समाज को चलाता है। अब अगर किसी मोटर एक्सीडेंट या सड़क दुर्घटना में किसी गृहिणी की मौत होती है, तो उसकी नौकरी ना होते हुए भी मुआवजा तय करते समय उसके घरेलू काम की कीमत जोड़ी जाएगी। कोर्ट ने इसके लिए गृहिणियों की 30,000 रुपए महीने की स्टैंडर्ड इनकम तय की है, यानी खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, घर संभालना और परिवार को सहारा देना कानून की नजर में भी आर्थिक मूल्य रखता है। हर 3 साल में इसमें 10% की बढ़त भी की जाएगी। चले, तो ये था वो पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ, महिलाओं से जुड़ा हुआ और उनकी मंथली सैलरी से जुड़ा हुआ। अब इस खबर पर आज के शक्ति की समृद्धि में चर्चा करेंगे और ऑन द शो में जानेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिर है क्या और उसकी इंपॉर्टेंस जो है क्या महत्व वो रखता है। इस पर हम सबसे पहले हमारी जो आज की गेस्ट है उनसे चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हाउस वाइफ के लिए फिक्स्ड इनकम सोर्स क्या हो सकते हैं, क्या कुछ ऐसा कार्य वो कर सकती हैं कि जिससे उनके जीवित रहते एक उनकी फिक्स्ड इनकम, मंथली इनकम जो है बंध जाए। साथ ही कौन कौन से इंश्योरेंस जो है महिलाओं के लिए ज़रूरी है लेना, अगर गृहिणी है, होम मेकर हैं, हाउस वाइफ हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, इंश्योरेंस के मोर्चे पर उन्हें कहां पर आगे रहना चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग कब और कैसे करनी है, ये भी बहुत ज़रूरी मुद्दा हो जाता है जब हम बात करते हैं महिलाओं की और उनके आर्थिक सशक्तिकरण की। रिटायरमेंट की प्लानिंग अक्सर चूक जाती है, जो कि हमें करके चलनी चाहिए। SIP SWP से कैसे करें भविष्य सुरक्षित, ये जो दो टूल्स हैं SIP और SWP कैसे काम करते हैं, इससे आप अपना भविष्य कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, इस पर बात होगी। और साथ ही महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता का रोड मैप जो है आखिर होना कैसा चाहिए, दिखना कैसा चाहिए, इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। उसके लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर अवनीत अरोड़ा। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सिप के टिप में। सबसे पहले नमस्कार सभी दर्शकों को जो ये शो देखते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या आपका और अमर उजाला टीम का मुझे इस शो पे दोबारा निमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो ये जो हमने काफ़ी सारी क्लिपिंग्स दिखाई स्टार्टिंग में, और ये जो पूरा मुद्दा है जो बीते एक हफ्ते से हम सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गृहिणियां जो है सिर्फ घर नहीं संभालती हैं, महिलाएं सिर्फ जो है होम मेकर तक सीमित नहीं है, राष्ट्र निर्माता है वो, और उनके घरेलू जो काम है उनका आर्थिक मूल्य भी है। इस खबर पर सबसे पहले तो आप थोड़ी सी रोशनी डालिए, क्या कुछ है इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी हम आपसे चाहेंगे, और आप क्या सोचती हैं, क्या इस फैसले को महिलाओं की आर्थिक पहचान के लिहाज से एक बड़ा कदम माना जाए? देखिए, पहले तो समझते हैं कि मुद्दा है क्या, क्योंकि मैंने आपकी क्लिपिंग्स देखी जो स्टार्टिंग की थी, तो आई थिंक लोग सोच रहे हैं, कुछ महिलाएं सोच रही हैं कि शायद उनको कुछ सैलरी मिलने वाली है या गवर्नमेंट कुछ स्कीम लेके आई है। तो पहले मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। इसको देखने का तरीका ये है कि कभी भी आप अगर किसी की मृत्यु हो जाती है रोड एक्सीडेंट के द्वारा, या कोई घायल हो जाता है रोड एक्सीडेंट में, तो MACT करके एक एक्ट होती है जिसके अंतर्गत आप क्लेम कर सकते हैं जो भी आपको आर्थिक नुकसान हुआ है, जो कि एक एज अ इंश्योरेंस के तरीके से आप उसको समझिए कि उस तरीके से काम करती है।
अब उनके पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो उनको कैसे पता कि आपको कितना नुकसान हुआ है, वो नंबर, वो वैल्यू वो किस तरीके से निकालेंगे? उसके लिए जो कॉमन तरीका होता था वो ये देखते थे कि जिसकी भी मृत्यु हुई है रोड एक्सीडेंट में, वो उस इंसान का अर्निंग कैपेसिटी कितना था, मतलब उनकी सैलरी कितनी थी, वो हर महीने कितनी कमाई करते थे, और उस हिसाब से उनकी उम्र अभी कितनी थी, तो कितने साल वो अभी और कमा सकते थे उस सैलरी को। तो उस तरीके से वो कैलकुलेट किया जाता था कि अगर वो जीवित रहते तो कम से कम इतना तो आर्थिक मूल्यों में वो अमाउंट कमाते जो कि उनके परिवार के काम आता। तो ये एक बहुत कॉमन तरीका है ये डिसाइड करने के लिए कि आपको कितनी राशि या कितना कवर या क्लेम आप उसमें कर सकते हैं। अब होता क्या था कि अगर मान लीजिए किसी होम मेकर की मृत्यु हो गई है रोड एक्सीडेंट में, अब उस केस में कोई सैलरी तो है नहीं जो जिसको आप बेंचमार्क लेके चलें या जिसको आप एक अमाउंट लेके चलें कि अच्छा ऐसा इस तरीके से आप ये कैलकुलेशन डाल सको। तो क्योंकि ये नंबर नहीं होता था तो ज्यादातर बहुत अलग अलग केसेस में देखा गया है कि अलग अलग तरीके से उसको कैलकुलेशन किया जाता था, और कॉमन तरीका ये होता था कि जो भी मिनिमम वेज है जो कि एक गवर्नमेंट सेट करती है लेबरर्स के लिए, तो उसको आधार रख के वो कैलकुलेशन किया जाता था। तो ये एक प्रैक्टिस बहुत कॉमन थी इंडिया में, और ये केस भी वैसा है। तो इस केस में आप देखेंगे तो रेशमा करके एक महिला थी जिनकी मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हुई। जब उसका क्लेम गया तो उन्होंने एक पर्टिकुलर धनराशि जो कि तकरीबन 2 लाख के करीब थी जो उन्होंने दी। तो जब उन्होंने ये धनराशि दी तो परिवार जन जो थे वो इस अमाउंट से सहमत नहीं थे, तो उन्होंने फिर हायर कोर्ट्स में उसको अपील किया, और फिर करते करते वो सुप्रीम कोर्ट तक गया, और वहां पे जाके जब ये बात पहुंची तब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि देखिए कभी भी अगर किसी होम मेकर की मोटर एक्सीडेंट में मृत्यु होती है तो उसका इंश्योरेंस का क्लेम कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या अमाउंट कोई बेंचमार्क ले सकते हैं। वहां पे उन्होंने ये 30,000 का अमाउंट बताया है कि आप ऐसी महिला जो होम मेकर है उनके लिए लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर जो कि एक नया हेड ऐड कर दिया गया है, इसके अंतर्गत आप 30,000 प्रति महीने का अमाउंट कंसिडर करके वो क्लेम की राशि आप डिसाइड कर सकते हैं। ये है पूरा मुद्दा। तो और उसके ऊपर उन्होंने बोला है कि जैसे महंगाई बढ़ती है तो आपका हर 3 साल में 10% की उसमें आप बढ़ोतरी दे सकते हैं। बट ये पूरा का पूरा जो केस है वो सिर्फ और सिर्फ मोटर एक्सीडेंट क्लेम को लेके है कि आप वहां पे जब आप जाते हैं और क्लेम करते हैं तो आपकी आर्थिक नुकसान जो हुआ है उसका कैलकुलेशन किस बेसिस पे होगा। वहां पे ये पूरा 30,000 का जो अमाउंट है वो नियुक्त किया गया है। आज से पहले ये अमाउंट नहीं था, और क्योंकि ये अमाउंट नहीं था तो जैसे कि मैंने बताया कि मिनिमम वेज जो कि 3,000 रुपए 4,000 रुपए इस तरीके से होता है उसको कंसिडर किया जाता था। कई केस में तो वो भी नहीं कंसिडर किया जाता था, तो जो अमाउंट परिवार को मिलता था वो बहुत कम होता था। तो जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है हम मानते हैं कि वो अर्निंग नहीं है, उनकी कोई सैलरी नहीं है, बट जो वो योगदान उस परिवार में कर रही हैं, घर संभालना, बच्चे संभालना, पति की जो है देखभाल करना, बड़ों की देखभाल करना, उसके बाद बच्चों को पढ़ाना, ये पूरी चीज जो है इसको हम लोग अनपेड लेबर करके जिसको हम बोलते हैं उसमें चली जाती है। इसका कोई भी आप मोल नहीं लगा रहे हो, और खास करके भारत की अगर आप बात करें तो उसमें कोई भी अमाउंट या राशि नहीं लगा सकते हो। बट अगर आप वही सब काम आउटसोर्स कर दें, मान लीजिए आप घर का पूरा काम एक हाउस हेल्प रखें और उसको बोले करने को, बच्चों को ट्यूशन में भेजें और उनको बोले पढ़ाने को, ठीक है, बड़ों की केयर के लिए एक नर्स रखें जो उनका ध्यान रखे, तो वो हर चीज का एक अमाउंट है जो आपको देना पड़ेगा, पैसा है जो लगेगा। बट क्योंकि आप घर की गृहिणी हैं जो कर रही हैं, तो इसके लिए आप उसको एज अ अनपेड लेबर लेके चल रहे हो, और आप बोल रहे हो कि उसमें कोई भी अमाउंट आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हो वो सब चीजों को। तो उसके जो है रिलेशन में ये पूरा फैसला सुनाया गया है कि ऐसा करना जायज नहीं है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से डेटा दिए हैं इस जजमेंट से पहले, जैसे कि आप देखिए तो
ये रिसर्च किया गया है कि महिलाएं जो हैं, ये अगर अनपेड लेबर जो हम कंसिडर कर रहे हैं, इसको अगर आप नंबर्स में डालेंगे तो ये तकरीबन 15 से 17% इंडिया के जीडीपी का भाग बनती हैं, जो ठीक है। भी कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर मैम ये जो 30,000 रुपए वाले कम आंकड़ा सुन रहे हैं, ये एक मानक रखा गया है कि मंथली सैलरी इतनी डिजर्व महिलाएं करती हैं सॉर्ट ऑफ कि इतना उनका कंट्रीब्यूशन होता है, अगर न्यूमेरिकल्स में देखा जाए, अगर पैसों के आधार पर देखा जाए कि अगर खुदा ना खास्ता किसी मोटर एक्सीडेंट में उन्हें कुछ हो जाता है तो इस मानक पर जो है क्लेम की राशि जो है वो बन पाएगी। लेकिन मैम ये तो बात हो गई मृत्यु के बाद की। देखिए कोई भी नहीं चाहता ऐसा फेज आए, लेकिन जब आएगा तब ये चीजें लागू होंगी। वैसे अदरवाइज क्या गृहिणियां जो है अपने जीवित रहते एक सैलरी की हकदार है? देखिए एज पर लॉ तो ऐसा कुछ, जैसे मैंने बोला, कोई गवर्नमेंट की स्कीम में ऐसी कोई सैलरी जो है वो नियुक्त नहीं की गई है कि इस तरीके का कुछ गृहिणियों को दिया जा रहा है करके। तो लॉ के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ मोटर एक्सीडेंट के केस में ही लागू है। बट जहां तक आर्थिक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सवाल है, उस केस में ऑफ कोर्स कुछ चीजें हैं जो हर परिवार को करना चाहिए, जैसे कि इंश्योर करना चाहिए कि जो भी आपकी गृहिणी है उनका खुद का बैंक अकाउंट हो, अलग से बैंक अकाउंट हो, उनके नाम पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो, वो प्रॉपरली इंश्योर हो, इंश्योरेंस में कवर्ड हो, उन्हें हर फाइनेंशियल डिसीजन का भागीदारी बनाई जाए, उनकी सलाह मशवरा ली जाए। तो ये सब चीजें हैं जो मेरे हिसाब से ज्यादा फायदा करेंगी और ज्यादा यूजफुल रहेंगी। ठीक है। वैसे मैम सबसे बड़ा सवाल इस पूरे डिस्कशन से मतलब ये सामने आ रहा है, चाहे महिलाओं की तरफ से कह लीजिए या फिर उनके लिए अगर हम पूछें कि क्या महिलाएं जो हैं जो नौकरी नहीं कर रही हैं, घर पर रहती हैं, वो घर बैठे अपने लिए कुछ ऐसी नियमित आय का सोर्स बना सकती हैं जहाँ से मंथली उनकी एक कमाई जो है होती रहे और वो घर को भी समय दे पाए? बिल्कुल दिव्या, आजकल तो डिजिटल इंडिया का जमाना है, इतनी सारी ऑप्शंस है महिलाओं के पास जो घर पे बैठ के कर सकती हैं। वो पार्ट टाइम जॉब कर सकती हैं, ऑनलाइन ट्यूशंस ले सकती हैं। कितनी महिलाएं हैं जो घर से केटरिंग बिजनेस करती हैं, बेकिंग बिजनेस करती हैं। बहुत सी महिलाएं हैं जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती हैं और वो घर से उसको सेल्स करती हैं। कहीं कहीं पे अगर आप चाहो तो एफिलिएट मार्केटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आप किसी और के सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को रेफर कर रहे हो, उनके लिए क्लाइंट्स लेके आ रहे हो और आप ऑफ कोर्स उसमें कुछ कमीशन लेके आते हो। तो आजकल बहुत सी सुविधाएं हैं, बहुत तरीके के काम हैं जो महिलाएं कर सकती हैं। ठीक है, तमाम चीजें। अब वैसे अगर मैम किसी गृहिणी के पास जो है 5 लाख या 10 लाख रुपए बचत कर करके उन्होंने अपने पास इकट्ठा करे हैं, तो मंथली अपनी इनकम के लिए उसे किस तरीके से वो लगा सकती हैं कहीं पर? देखिए ये तो डिपेंड करेगा, एक तो उनका क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने देर के लिए वो निवेश करना चाहती हैं और क्या उनकी रिस्क लेने की क्षमता है। ये सब चीजों पे डिपेंड करेगा। बट अगर मान लीजिए मैं समझूं कोई महिलाएं हैं जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती हैं, बहुत कंजर्वेटिव हैं, उनको थोड़ा सेफ्टी और गारंटी चाहिए, तो इस केस में आप बैंक की एफडीज हो गई, पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स हो गए, ये सब चीजें वो देख सकती हैं निवेश के लिए। अगर आप थोड़ा सा रिस्क में मॉडरेट हैं, थोड़ा सा आप रिस्क ले सकती हैं और थोड़ा लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करने का सोच रही हैं, तो डेट फंड्स के तरीके को भी देखा जा सकता है जो आपको बैंक एफडी से थोड़ा सा बेटर रिटर्न देते हैं, या फिर हाइब्रिड फंड्स हो गए जहां पे आपको इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। और अगर बहुत लंबे समय के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए देख रही हैं और थोड़ा रिस्क लेने को भी रेडी हैं, तो वहां पे फिर आपके जो है इक्विटी फंड्स भी एक एलोकेशन जो है आप दे सकते हैं उनको। ठीक है। तो ये तमाम तरीके हैं जिनसे आप जो है अपनी एक, अगर आपके पास बचत में मोटी राशि रखी है तो उसको वहां पर निवेश कर सकती हैं। और मैम ये जो एक टर्म हम सुनते हैं खास करके म्यूचुअल फंड्स में, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, SWP, फिक्स्ड इनकम का, क्या ये भी एक अच्छा तरीका है? कैसे ये काम करता है और महिलाओं के लिए कितना उपयोगी हो सकता है? बिल्कुल, SWP आजकल बहुत पॉपुलर भी हो रहा है। और SWP अगर किसी को समझना है तो इसको बहुत सिंपल तरीके का इसको देखने का तरीका है। जैसे SIP होता है, हमको सबको पता है, अब तक पता चल ही गया होगा। SIP में आप एक फिक्स्ड अमाउंट रखते हैं जो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कट के एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। SWP इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें आप पहले एक जमा राशि
इन्वेस्ट करते हैं किसी फंड में और वहां से जो है हर महीने एक पर्टिकुलर डेट पे एक अमाउंट फिक्स रखते हैं जो उस फंड से निकल के आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट जो करना था वो पहले कर दिया है, अब आपने उसमें एक फिक्स अमाउंट रख दिया है कि उसमें से निकल निकल के खुद से आपके पास आपके अकाउंट में आता रहे। तो इसको SWP बोलते हैं। ज्यादातर ये 2 तरीके में काम आता है। पहला तो ये रिटायरमेंट में बहुत ज्यादा काम आता है। ये कॉमन स्ट्रैटेजी है। रिटायर्ड लोग अपना, उनको क्योंकि लमसम पैसा मिलता है, PF मिल गया, ग्रेच्युटी मिल गया, तो काफी राशि इकट्ठी हो जाती है, तो उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो किसी इस तरीके के फंड्स में डाल देते हैं जहां पे वो हर महीने उसको एक फिक्स राशि आती रहेगी। और दूसरा, आजकल लोग जो है बहुत लोग चाहते हैं कि हम खाली अपनी सैलरी पे डिपेंडेंट ना रहें, हमारे पास कुछ और भी पैसिव इनकम सोर्स हो। वहां पे भी लोग क्या करते हैं, कुछ अमाउंट जो है इस तरीके से इन फंड्स में डाल देते हैं जहां से वो एक फिक्स अमाउंट निकालते रहते हैं और उसको एज अ एड ऑन टू सैलरी जो है वो ऐड करता है। ठीक है, तो SWP भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर आप एक रेगुलर इनकम जो है चाहती हैं। चलिए, इस मुद्दे पर जो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक है, बहुत सारे लोगों के सवाल आए हैं हमारे पास, एक एक करके उन्हें पिक करेंगे। कई सवाल ऐसे हैं जिनसे साफ पता लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बहुत सारी कंफ्यूजन जो है फिलहाल फैली हुई है। सबसे पहला सवाल लेंगे शालिनी मेहता का दिल्ली से। कह रही है, मुझे घर पर ट्यूशन पढ़ाने से 10,000 रुपये की मंथली अर्निंग्स हो जाती है, कमाई हो जाती है। क्या मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के दायरे से बाहर हूँ? देखिए मैम, क्योंकि हाउसवाइफ्स को लेकर ये फैसला है, ऐसे में शालिनी के मन में ये डाउट आया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला, पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ मोटर एक्सीडेंट केस में ही ये लागू होता है। और अगर कोई गृहिणी कुछ सैलरी ले रही हैं या किसी तरीके का कुछ उनकी रोजगार से कमा रही हैं, तो उस केस में भी इसको एज अ एडिशन कंसिडर किया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अगर मान लीजिए आप 10,000 रुपए, अगर मैं शालिनी जी का ही केस लूं, तो 10,000 रुपए आप महीना कमा रही हैं, उसके ऊपर जो आप होम मेकर का भी जब काम कर रहे हैं, आप घर संभाल रहे हैं, बाकी सब काम कर रहे हैं, तो 30,000 इसके ऊपर अंडर अलग जो हेड बनाया गया लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर, उसको भी कंसिडर किया जाएगा। तो अच्छा, वैसे मैम जो और भी महिलाएं हैं जो जॉब भी करती हैं और घर भी संभालती हैं साइड बाय साइड, तो उनके केस में भी ऐसे होगा कि उनका जो वो सैलरी वाला हिस्सा है वो प्लस ये जो 30,000 वाला एक मानक है, दोनों ऐड होंगे? जी, दोनों ऐड किए जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पूजा पाठक जी के सवाल पे लखनऊ से, कहीं मेरे नाम पर कोई आय नहीं है, क्या मुझे अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए? ये मैम जो आप कह भी रही थी कि महिलाएं जो अपने आप को इंश्योर करके चलें, तमाम चीज़ें जो है होनी चाहिए, इस पर पूजा पाठक जी के सवाल पर आपकी क्या राय रहेगी हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में? बिल्कुल, देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ये देख के, कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ये देख के नहीं आती है कि आपकी कोई आय है कि नहीं है। चाहे आप होम मेकर हैं, तब भी आपको किसी को भी कभी भी कोई भी समस्या हेल्थ को लेके आ सकती है। इसलिए हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि आप जो है अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखें। और आप क्या कर सकते हैं, आप और अपने पार्टनर, अगर आपके बच्चे भी हैं, तो सबका एक सिंगल फ्लोटर प्लान करके ले सकते हैं जिसमें सभी लोग एक ही प्लान में कवर हो जाएं। वो कॉस्ट वाइज भी थोड़ा ज्यादा बेहतर साबित होता है। ठीक है। अगला सवाल है शालिनी मेहता जी का। इन्होंने सवाल पूछा है दिल्ली से ही, कि नहीं मैं 45 साल की हूँ, क्या अब भी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करना फायदेमंद रहेगा और कैसे कर सकती हूँ? 45 साल के 15 साल रह गए मैम इनके रिटायर होने में। अभी अगर शुरुआत करनी रिटायरमेंट प्लानिंग की तो किस तरीके से करें, क्या कर सकती हैं? देखिए, पहली बात तो डेफिनेटली आपको अपने रिटायरमेंट प्लानिंग का शुरुआत कर देनी चाहिए। तो हम बोलते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। तो अभी आप 45 साल के ऊपर, तब भी अगर 60 इयर्स भी आप रिटायरमेंट एज लेके चलेंगे तो 10 से 15 साल आपके पास हैं, आप डेफिनेटली अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो। और जहां तक शुरुआत की बात है, तो शुरुआत रिटायरमेंट प्लानिंग की बहुत सिंपल तरीके से होती है। पहले आप ये देखिए कि आपके आज की तारीख में कितने खर्चे हो रहे हैं, क्या आपका टोटल खर्च है। उसके बाद आप एक थोड़ा सा उसमें से सेव करके पहले एक इमरजेंसी फंड बनाइए जो आप किसी भी इमरजेंसी में यूज कर सकें। उसके बाद आप अपना इंश्योरेंस कवरेज देखिए कि आप क्या प्रॉपरली इंश्योर हैं कि नहीं है। ये 2 चीजें करने के बाद आप धीरे धीरे SIP के थ्रू जो है निवेश करना शुरू कर सकते हैं, और एक जो भी आप रिटायरमेंट कॉर्पस टारगेट कर रहे हैं उसको जितना मैक्सिमम हो सके उसको अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल लेंगे रुखसार मलिक जी का अलीगढ़ से।
कह रही मेरे पति की आय अच्छी है लेकिन मैं अपनी आर्थिक पहचान बनाना चाहती हूँ, हर महीने 5,000 रुपये निवेश कर सकती हूँ, क्या ऐसा कोई विकल्प है जिससे भविष्य में मेरे लिए फिक्स्ड इनकम सोर्स बन जाए, यानी कि अभी ये निवेश करें और आगे जाके इनको मंथली, वही जो हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जैसे इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे। मैम जी जी बिल्कुल, देखिए आप पहले जो 5,000 रुपए जो आप SIP की बात कर रही हैं, आप उसे निवेश करना शुरू करिए। जो भी आपका टाइम है, मान लीजिए 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी आपका टाइम है जब तक आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको इन्वेस्ट करिए। जब आप इन्वेस्ट करते रहोगे, लगातार उसमें पैसे डालते रहोगे, तो आप देखेंगे 20 साल के बाद वो एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाएगा। अब आपके पास वो कॉर्पस रेडी हो जाता है। अब आप जो है उसको एक थोड़ा सेफर इन्वेस्टमेंट या थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लेके उसको किसी ऐसे फंड में डालिए जहां से आप SWP कर सकते हैं। तो तरीका ये होता है कि आपको कॉर्पस बनाने के लिए SIP करने की जरूरत होती है, और एक बार वो कॉर्पस रेडी हो जाए तो उसके बाद आप उसमें से SWP कर सकते हैं। ठीक है, चले बाकी भी दर्शक हमें सवाल भेज सकते हैं अपनी शक्ति की समृद्धि के लिए। तरीका बहुत आसान है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी टिप्पणी आप कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। साथ ही अगर कोई सवाल है, किसी टॉपिक पर चर्चा सुनना चाहते हैं, इसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपके लिए हमेशा ओपन है 9354027995। इस नंबर पर शक्ति लिखकर अपना सवाल या फिर जिस भी मुद्दे पर आप शक्ति की समृद्धि में चर्चा सुनना चाहते हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फोन लाइन पर अगर आप कनेक्ट होना चाहें हमारे गेस्ट से बात करने के लिए, वो भी इस पर हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे मैम, तमाम सवाल हमारे पास आए थे। फिक्स इनकम किस तरीके से हो सकती है, अलग अलग महिलाओं ने पूछा भी। अच्छा, क्या जो किराए से एक इनकम हो जाती है कि अगर आपने एक फ्लैट अपना रेंट आउट किया हुआ है, शॉप रेंट आउट की हुई है, इसके अलावा अगर डिविडेंड हो गया, रीट्स इन्वेट्स हो गए, ऐसे जो एक ऑप्शन है वो भी महिलाओं के लिए क्या पैसिव इनकम का अच्छा सोर्स बन सकते हैं? बिल्कुल, ये सारे सोर्सेज काफी अच्छे सोर्सेज है पैसिव इनकम के, पर सब जितने भी आपने गिनाए हैं सबके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, वो देखना जरूरी होता है। जैसे कि अगर आप रेंटल इनकम, जहां से आपने शुरुआत करी बात की, रेंटल इनकम में क्या है, उसका फायदा ये है कि वो महंगाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका किराया बढ़ता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट हो जाता है। बट वो प्रॉपर्टी को मैनेज करना, हर बार कोई किराएदार जा रहा है तो पेंटिंग, डेंटिंग, वो सब चीजों का भी आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। और दूसरा चीज क्या उसमें होती है कि जितना आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू है उसमें से कितना आपको रेंट आ रहा है, कितना उस जितना आपने वैल्यू ब्लॉक किया हुआ है उसके लिए, वो एक नंबर होता है जो देखना होता है। और अगर आपने अभी तक आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आज की तारीख में डेफिनेटली एक काफी बड़ा अमाउंट चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। वो आपके पास कितना अवेलेबल है, ये सब चीजें देखनी जरूरी हो जाती हैं। वैसे अगर रीट्स और इन्वेट्स की बात करोगे तो ये एक अच्छा ऑल्टरनेट होता है रेंटल इनकम का ही, जहां पे एटलीस्ट जो बड़ा अमाउंट एक बार में डालना और वो सब चीजें जो हैं वो काफी हद तक मैनेज हो जाती है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, आप एक म्यूचुअल फंड के माध्यम से उसमें जा रहे हैं, तो वो मैनेज हो जाता है। फिर आपने डिविडेंड्स की बात करी, देखिए डिविडेंड्स भी एक अच्छा सोर्स है, स्पेशली ऐसे स्टॉक्स जो ज्यादा डिविडेंड्स देते हैं, और ज्यादातर काफी गवर्नमेंट कंपनीज के जो स्टॉक्स होते हैं वो ज्यादा डिविडेंड देते हैं। बट फिर भी उसमें उस कंपनीज को ट्रैक करना, उस पर ध्यान रखना कि वो कंपनीज कैसे रहे, क्योंकि डिविडेंड आपको तभी मिलेंगे जब वो कंपनी प्रॉफिट बनाएंगी, तो वो ट्रैक करना बहुत जरूरी हो जाता है। और उसके अलावा ये ध्यान रखना कि ये जो डिविडेंड है ये फिक्स्ड नहीं रहेगा, इस पे कोई गारंटी नहीं रहेगी, ये हर साल बदल सकता है, कभी कम हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये सारी ऑप्शंस अच्छी हैं जहां तक आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो, बट सबके फायदे और नुकसान जो है वो ध्यान में रख के डिसीजन लेना जरूरी है। ठीक है, तो तमाम चीजें आपको जो है कंसिडर करके फिर अपना निर्णय लेना है। वैसे अगर मैम आज की डेट से हम देखें, कोई महिला है अगले 10 साल में अपने आप को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, तो कौन सी ऐसी फाइनेंशियल हैबिट्स हैं जो उसे आज से शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला जो बेसिक चीज है कि पहले तो आप अपना अलग से एक बैंक अकाउंट रखें। ये तो मतलब यहाँ से आपकी शुरुआत होती है कि आपका एक बैंक अकाउंट अलग से होना चाहिए जहां से आपकी ये सारी इन्वेस्टमेंट्स और ये सब जाएंगी। उसके बाद एक इमरजेंसी फंड बनाए, कम से कम 6 से 8 महीने का आपका जो भी खर्चा है वो इस इमरजेंसी फंड में होना चाहिए, ताकि कल को कुछ भी सिचुएशन आए तो आप उसको मैनेज कर सके। तीसरा चीज ये है कि आप थोड़ा सा बेसिक सीखिए जितना भी हो सके इन्वेस्टमेंट्स को लेके, पैसों को लेके, और धीरे धीरे उसको इन्वेस्ट करना हर महीने शुरू कीजिए, कंसिस्टेंटली वो इन्वेस्टमेंट करिए
और आखिरी चीज ये है कि कम एटलीस्ट साल में एक बार आप देखिए कि आपने पिछले 1 साल में क्या किया है, आपने कैसे पैसे खर्च किए, कितना आपने बचाया, कितना आपने निवेश किया, जहां आपने निवेश किया वो कैसा गया है, अगर वो मार्केट लिंक है तो मार्केट के हिसाब से कैसा गया है। तो एक बार साल में एक बार उसको ट्रैक करिए कि जो आप जहां से शुरू किए थे वहां से कहाँ पे आप पहुंचे हैं, और अगर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है। वैसे मैम जो हाउसवाइफ हैं, क्या उनके लिए भी मतलब एक सेपरेट बैंक अकाउंट, एक अपनी इन्वेस्टमेंट और खास करके इन्वेस्टमेंट्स में बैंक अकाउंट में नॉमिनी रखना जरूरी है? बिल्कुल दिव्या, चाहे आप होम मेकर हैं या चाहे आप सैलरीड हैं, हर केस में आपके पास एक खुद का अलग बैंक अकाउंट, मैं हमेशा पर्सनली, मेरा पर्सनल बिलीफ यही है कि आपका होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं आपको ये फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है कि आपको कभी भी कुछ भी कहीं पे भी खर्च करना है तो आपको किसी से पूछने की या किसी से मतलब किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो अपना एक बैंक अकाउंट हमेशा होना चाहिए। कुछ इन्वेस्टमेंट्स आप अपने नाम पे जरूर रखिए जो कल को कभी भी आप अगर जरूरत पड़े तो आपके काम आए। और जब भी आप कुछ भी इन्वेस्ट या बैंक अकाउंट इस तरीके की चीजें करते हैं तो नॉमिनेशंस होना डेफिनेटली एक मैंडेट होना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। बाय चांस कल को कुछ भी हो जाए तो आपके जो भी डिपेंडेंट्स, आपके घर परिवार वाले हैं, उनको किसी को कोई दिक्कत ना हो ये आपकी जमा पूंजी या किसी भी चीज को एक्सेस करने की। ठीक है। चले, कुछ और दर्शक है हमारे जिन्होंने सवाल भेजा है हमें शो के लिए, उनके सवाल भी ले लेते हैं। फटाफट से 1-2 सवाल लेंगे। मीनू महतो जी का सवाल लेते हैं गुजरात से। कह रही है घर के खर्चों से बचाकर मैंने करीब 3 लाख रुपए जमा किए हैं। इतनी छोटी रकम से भी क्या कोई बिजनेस घर बैठे स्टार्ट किया जा सकता है? गुजरात से हैं तो ये सवाल का स्वाभाविक है। मैम 3 लाख रुपए की रकम है, छोटा बिजनेस अगर कोई शुरू करना चाहे तो इससे? देखिए, पहली बात तो मैं बोलूंगी 3 लाख बिल्कुल छोटी रकम नहीं है। किसी को अगर बिजनेस शुरू करना है, आप बहुत सी चीजें शुरू कर सकते हैं इससे। आप बुटीक खोल सकते हैं, आप ब्यूटी सर्विसेज का बिजनेस कर सकते हैं, आप जैसे मैंने बोला केटरिंग, होममेड फूड या बेकिंग, इस तरीके का भी जो है चीज कर सकते हैं। कुछ डिजिटल सर्विसेज लेनी है, कंटेंट्स बनाने हैं, वीडियोस बनानी है, कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करना है, वो सब भी कर सकते हैं। और तो और मैं एक चीज यहाँ पे और हाईलाइट करूंगी कि आज की तारीख में आपके पास स्टार्टअप इंडिया है और गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स हैं। अगर आप कुछ ऐसे बिजनेस में भी जाना चाहती हैं जहां पे आपको लग रहा है कि शायद 3 लाख कम है और आपको थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा और अमाउंट की जरूरत होगी, तो इन सब स्कीम्स के अंतर्गत महिलाओं को जो है लोन्स की फैसिलिटी दी जाती है बिना कोई भी कोलैटरल या कुछ भी प्लेज किए बिना। ठीक है, तो आप ये सब स्कीम्स भी देख सकती हैं अगर इन केस आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा ज्यादा अमाउंट की जरूरत है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बेसिस पे आप उसका फायदा ले सकती हैं। ठीक है। चलिए, आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हुए सुभाष सुमन जी ने भेजा है मेरठ से। कह रही है कि मेरे नाम पर 20 लाख रुपए की एफडी है, ब्याज से कुछ आय तो मिलती है लेकिन महंगाई को देखते हुए चिंता भी होती है। क्या कोई ऐसा विकल्प है जिससे मेरा पैसा अच्छा ग्रो हो सकता है? 20 लाख रुपए की एफडी, मैम क्या मतलब एफडी में जिस तरीके का ब्याज इन्हें मिलता होगा 6-7%, इन्फ्लेशन, महंगाई उसी रेट से हर साल बढ़ जाती है, आपका क्या मतलब एडवाइस रहेगी, सजेशन रहेगा इनको कहीं और शिफ्ट कर लें इस पैसे को? देखिए, पहले तो इनका क्या, कितना वो रिस्क लेना चाहती हैं, कितने समय के लिए, उसमें से उनको वो अमाउंट चाहिए, वो सब चीजों को देखना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपको एफडी में पैसा थोड़ा कम आ रहा है तो आप चाहो तो थोड़ा सा डेट फंड्स का एलोकेशन ले सकती हो। अगर आप थोड़ा सा रिस्क बढ़ाना चाहती हो तो डेट फंड्स आपको एफडी से थोड़ा सा बेटर रिटर्न दे देते हैं। और अगर आप में थोड़ा और रिस्क लेने की क्षमता है और आप थोड़ा लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा एलोकेशन चाहो तो हाइब्रिड फंड्स जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड्स और इस तरीके के फंड्स हो गए तो उसमें भी थोड़ा बहुत एलोकेशन किया जा सकता है। बट सबसे मेन चीज यही है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं और आपकी करंट एज क्या है और कितने समय के लिए ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के आप इस तरीके का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ठीक है, राय निकल कर आती है सुभाष सुमन जी के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच अवनीत मैम। आज का जो टॉपिक था, एक हफ्ते से हम लोग सुन रहे थे, जैसा कि हमने देखा सोशल मीडिया पर भी तमाम कंफ्यूजन्स फैले हुए थे, सवालों में भी आपने देख ही लिया होगा, बहुत सारी महिलाएं कंफ्यूज थी। तमाम चीज़ों पर क्लैरिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिव्या, थैंक्स अ लॉट।
थैंक यू मैम। चलिए, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो गृहिणियों के योगदान को कानूनी मान्यता दे दी है, लेकिन असली सशक्तिकरण तब होगा जब महिलाएं, गृहिणियां खुद से अपने बारे में सोचेंगी, अपने निवेश के बारे में सोचेंगी, अपने हेल्थ इंश्योरेंसेस के बारे में सोचेंगी, तमाम चीजें खुद के लिए सोचकर भी आगे बढ़ेंगी। आज का शो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको इस तमाम मुद्दे पर क्लैरिटी जो है अच्छे से मिल गई होगी। आपकी क्या टिप्पणियां शो देखने के बाद उसे भी कमेंट में लिख दीजिएगा। अब आपसे होगी अगले हफ्ते मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।